प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं सेल साइकिल के बारे में, यानी कोशिका चक्र के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे आज माइटोसिस डिवीजन के बारे में, यानी समसूत्री विभाजन के बारे में। जैसा कि आपको विदित है कि जो सोमैटिक सेल्स होती है, कायिक कोशिका होती है, उनमें माइटोसिस डिवीजन पाया जाता है। यानी जो हमारी कायिक कोशिकाएं होती हैं उनमें जो समसूत्री विभाजन है वो पाया जाता है। इसके अलावा जो दूसरा प्रकार होता है वो है मियोसिस डिवीजन। मियोसिस डिवीजन, जिसको हिंदी में अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं, उसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है और वो जर्म सेल में पाया जाता है। तो आज हम इस वीडियो में जो बात करेंगे वो माइटोसिस डिवीजन के बारे में, यानी जिसको हिंदी में कहें समसूत्री विभाजन, जिसमें हम जो इसमें होने वाली अलग अलग घटनाएं हैं उनको जानेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि सेल में दो फेजेज पाई जाती है, एक होती है सेल की ग्रोथ होना और दूसरी होती है सेल का डिवीजन होना, जिसमें सेल ग्रोथ, जिसमें G1 फेज, S फेज, G2 फेज और उसके बाद में दूसरा जो भाग है इसका सेल डिवीजन है, जिसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज एंड साइटोकाइनेसिस, ये पार्ट इसमें शामिल है। यहाँ एक और पिक्चर हमें दिखाई गई है, ये है ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये क्रोमोसोम की है। ये है क्रोमोसोम और जो इसकी एक यूनिट कहलाती है क्रोमेटिड, जिसके अंतर्गत आप देख पा रहे होंगे इस तरह से सर्पिलाकार हेलिकल शेप में डीएनए पाया जाता है और डीएनए डबल हेलिकल फॉर्म में यहाँ पर दिखाया गया है। अब हम समझते हैं सबसे पहले फेज ऑफ सेल साइकिल, यानी जो सेल साइकिल कोशिका चक्र की जो अवस्थाएं हैं उसमें हम बात करेंगे, जिसमें हम मेनली हमारा जो फोकस रहेगा माइटोसिस को लेकर रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम मियोसिस की बात करेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम माइटोसिस को संदर्भ मानते हुए सेल साइकिल की अवस्थाओं को जानने का प्रयास करते हैं। माइटोसिस, जिसको हिंदी में समसूत्री विभाजन कहते हैं, माइटोसिस जो शब्द दिया गया था गिवन बाय वाल्टर फ्लेमिंग ने। वाल्टर जो फ्लेमिंग ने माइटोसिस शब्द का प्रयोग किया था। इसमें क्या होता है, द फॉर्मेशन ऑफ डॉटर सेल बाय डिवाइडिंग माइटोसिस फॉर्म सेम जेनेटिक टू पेरेंटल सेल्स, जिसमें क्या होता है, एक पेरेंटल कोशिका, ये है इसका न्यूक्लियस, ये हो गई एक सेल। इस सेल से दो प्रकार की कोशिका का निर्माण होता है, ये बन गई इसकी डॉटर सेल्स, डॉटर सेल्स। इनकी संख्या हो गई 2, यानी एक कोशिका से दो कोशिकाओं का निर्माण समसूत्री विभाजन द्वारा होता है। और इनका जो जेनेटिकली हम बात करें इसके डीएनए की, जैसे मान लीजिए कि पेरेंटल सेल है 2n, यानी डिप्लॉइड है, और इसकी जो डॉटर सेल बनेगी उनमें भी जो क्रोमोसोम होंगे वो डिप्लॉइड होंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। कल्चर ह्यूमन सेल्स है वो डिवाइड करती है लगभग 24 आवर्स में, यानी 24 घंटे में अगर एक कल्चर ह्यूमन सेल डिवाइड कर रही है तो उसमें जो इनका 95% जो डिवीजन की अवस्थाएं है या डिवीजन का जो टाइमिंग है वो व्यतीत होता है इंटरफेज में। यानी हम कहें G1, S एंड G2, इन 3 फेज में जो समय व्यतीत होता है वो सबसे कोशिका अपना सबसे अधिक समय इसी में व्यतीत करती है। द ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल of a cells is depend upon the type of cell and organism to organism। अब ये जो समय है 24 आवर्स, तो हमने वो सेल्स के बारे में बताया कि एक कल्चर ह्यूमन सेल है, यानी उसको हमने कल्चर किया है, उसके बाद में उसमें जो एक साइकिल पूरा कंप्लीट होता है वो लगभग 24 घंटे में वो कंप्लीट होता है। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं होता है। जैसे यीस्ट कोशिकाएं हैं 90 मिनट में डिवाइड हो जाती है, कुछ कोशिकाएं होती है जिनको और भी ज़्यादा समय लगता है। यानी ये कोशिका किस प्रकार की है उस पर निर्भर करता है, या कौन से जीव की कोशिका है उस पर भी निर्भर करता है कि उसका सेल साइकिल में कितना समय लगेगा।
अब हम समझते हैं नेक्स्ट इसी में माइटोसिस डिवीजन में माइटोसिस डिवीजन को, यानी जो समसूत्री विभाजन है उसको हमने सरल रूप से पढ़ने के लिए दो रूप में डिवाइड किया है, दो अवस्थाओं में इसको बांट दिया है। समसूत्री विभाजन को दो अवस्थाओं में बांट दिया गया है। एक अवस्था है इंटरफेज जिसको कहते हैं अंतरावस्था, और दूसरी है एम फेज या जिसको हम कह सकते हैं माइटोसिस फेज। एम फेज को अगर मियोसिस की प्रक्रिया होती है तो उसको मियोसिस फेज कहते हैं। यहां पर हम समझ रहे हैं समसूत्री यानी माइटोसिस फेज को, इसलिए एम फेज का मतलब यहां पर माइटोसिस फेज से है। एक एक को समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं इंटरफेज को। इसको कहते हैं आल्सो कॉल्ड रेस्टिंग फेज। एक्चुअली इस समय सेल रेस्ट अवस्था में, रेस्टिंग फेज तो कहा गया है लेकिन वास्तव में सेल रेस्ट नहीं कर रही होती है। एक्चुअली इस समय सेल डिवाइड नहीं कर रही होती है, इसलिए उसके संदर्भ में इसको नाम दिया गया है रेस्टिंग फेज। आप समझ रहे होंगे इस बात को कि रेस्टिंग फेज की सेल डिवाइड नहीं कर रही है, उसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज की जो अवस्थाएं हैं वो प्रक्रिया नहीं हो रही है। सेल अपने आप को तैयार कर रही है, सेल को डिवाइड करना है, सेल को विभाजन करना है, उसके लिए वो तैयार कर रही है। उसमें कई प्रकार की एक्टिविटी चालू है, मेटाबॉलिकली फुल्ली एक्टिवेट सेल होती है, लेकिन रेस्टिंग उसको डिवीजन के आधार पर इसको रेस्टिंग फेज कहा गया है। द ड्यूरेशन ऑफ इंटरफेज इज 95% ऑफ टोटल ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल। जो अधिकांश समय है सेल साइकिल का, हम कहें माइटोसिस जो विभाजन की जो पूरी, अगर इसको अवस्था की बात कर संदर्भ में बात करें तो सेल साइकिल का जो अधिकांश समय है वो इंटरफेज अवस्था में व्यतीत होता है। लगभग 90% जितना भी 95% जितना भी उसका डिवीजन की जो जितना भी समय होगा उसमें 95% उसका इस इंटरफेज अवस्था में व्यतीत होता है। अब दूसरा जो हमारे पास है एम फेज, जिसको माइटोसिस फेज कह रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पढ़ेंगे समसूत्री विभाजन के बारे में। तो ये जो अवस्था है इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक को कहते हैं कैरियोकाइनेसिस और दूसरी जो इसमें अवस्था है वो है साइटोकाइनेसिस। यानी जो माइटोसिस डिवीजन है, माइटोसिस की जो अवस्था है उसको हमने दो पार्ट से डिवाइड किया, एक कैरियोकाइनेसिस और दूसरा है साइटोकाइनेसिस। कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस से संबंधित, और न्यूक्लियस में मेन कंटेंट क्या है हमारा क्रोमोसोम। और दूसरा जो पार्ट है साइटोकाइनेसिस, जिसमें क्या होता है साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। साइटोप्लाज्म जो है वो विभाजित होता है। कैरियोकाइनेसिस को सबसे पहले समझते हैं। इसमें क्या होता है सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमोसोम और न्यूक्लियर डिवीजन। या हम कहें कि जैसे एक एक फ्रेज को हम जानेंगे। कैरियोकाइनेसिस में जो डॉटर क्रोमोसोम है वो सेपरेट होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। और यह हम कहें न्यूक्लियर डिवीजन या न्यूक्लियस का जो डिवीजन है उसके बारे में। साइटोकाइनेसिस में एंड ऑफ डिवीजन बाय डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, यानी जो सेल साइकिल की जो फाइनल स्टेज है वो है साइटोकाइनेसिस डिवीजन, या हम कहें साइटोकाइनेसिस की जो अवस्था है वहां से ये खत्म होता है, जिसमें साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। यहाँ डायग्राम के थ्रू हम जान सकते हैं जो G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज जो है ये तीनों अवस्थाएं मिलकर इंटरफेज का निर्माण करती है। जबकि रिमेनिंग जो ये आपको जो फेजेस दिखाई दे रही है ये है एम फेज की, जिसमें हम बात कर सकते हैं कैरियोकाइनेसिस की और हम बात कर सकते हैं साइटोकाइनेसिस की। जिसमें कैरियोकाइनेसिस में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज एंड देन उसके बाद में आता है साइटोकाइनेसिस। ओके, उम्मीद है आप समझ रहे होंगे ये बात। अब हम इंटरफेज ऑफ सेल साइकिल, सेल साइकिल की जो इंटरफेज है उसको सबसे पहले समझते हैं, यानी जिसमें G1, S एंड G2 फेज शामिल है। इसको रेस्टिंग फेज कहा गया है क्योंकि इस समय सेल डिवाइड नहीं कर रही होती है, डिवाइड होने के लिए जो तैयारी होती है वो तैयारी कर रही होती है। द ड्यूरेशन ऑफ मेटाफेज हम बात कर चुके हैं, लगभग 95% इसका समय व्यतीत करती है। आप इस चीज को मैं बार बार इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अपन भूल जाते हैं, हम सोचते हैं कि सेल साइकिल में वास्तव में ज्यादा समय सेल जब डिवाइड कर रही होती है वही समय होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है।
सेल जब डिवाइड होने के लिए जब तैयारी कर रही होती है तो सबसे अधिक समय उसी समय व्यतीत करती है। लगभग जितना भी टोटल पीरियड होता है उसका 95% जो इसका समय इसी में व्यतीत होता है। इंटरफेज इज ए मिडिल स्टेज ऑफ टू सेल डिवीजन। इसको हम इस तरह भी समझ सकते हैं कि ये दो सेल डिवीजन के बीच की अवस्था है। कैसे अवस्था होगी? जैसे कि यहां से लेकर यानी G1 S एंड G2, इसके बाद में फेज होती है सेल डिवाइड होने की, फिर अगेन ये फेज आती है और फिर सेल डिवीजन, यानी दो डिवीजन के बीच में एक अवस्था होती है इंटरफेज की। यानी जैसे एक ये डिवीजन आ गया और एक और जब ये साइकिल घूम के जाता है फिर डिवीजन होता है, यानी ये बीच की अवस्था हो गई। ये सब मान सकते हैं हम। नेक्स्ट हम इसी में बात करते हैं मोस्ट एक्टिव स्टेज इन रेस्पेक्ट ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी। जो उपापचयी क्रियाओं के आधार पर सबसे अधिक एक्टिव कोशिका इसी इंटरफेज अवस्था में होती है। सेल जब डिवाइड करती है उस समय मेटाबॉलिकली एक्टिविटी नहीं होती है, वो डिवाइडिंग फेज होती है। ड्यूरिंग इंटरफेज सेल फॉर्म प्रोटीन्स। इंटरफेज में क्या होता है? सेल क्या करती है? बहुत सारे अलग अलग प्रकार के प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करती है। आरएनएज, जो जैसे कि एमआरएनएज है, आरआरएनएज है, टीआरएनएज है, इन सब और भी कई प्रकार के एमआईआरएनए है, कई प्रकार के आरएनए का ये फॉर्मेशन करते हैं। साथ ही साथ एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि ऊर्जा के रूप में काम में आएगा सेल के डिवीजन के समय। इन्हीं सभी चीजों का फॉर्मेशन किस अवस्था में होता है? इंटरफेज अवस्था में। अंतरा अवस्था है, उस अवस्था में ये क्रिया संपादित होती है। ओके, समझ में आ रहा होगा आपको। इन दिस टाइम सेल इज प्रिपेयरिंग फॉर डिवीजन। इसमें क्या होता है? सेल तैयारी कर रही होती है, वो पूरी तरह से तैयारी कर रही होती है डिवीजन के लिए, जिसमें सेल की ग्रोथ होती है एंड डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। अब नेक्स्ट हम समझते हैं इंटरफेज ऑफ सेल साइकिल में कि इसकी जो अवस्थाएं हैं उनको समझते हैं हम। इंटरफेज इज डिवाइडेड बाय होवार्ड एंड प्लेक इनटू 3 फेजेस। इंटरफेज को 3 फेजेस में डिवाइड किया गया है। वो कौन कौन सी है? फर्स्ट है G1 फेज, सेकंड है S फेज और थर्ड है G2 फेज। यानी G1, सबसे पहले G1 की बात करें तो G1 को G से क्यों रिप्रेजेंट किया है? इसको कहते हैं गैप 1 फेज, G1 फेज। S को सिंथेसिस फेज कहते हैं क्योंकि इसमें जो डीएनए है उसका डुप्लीकेशन होता है, उसका सिंथेसिस होता है, या हम कहें डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। G2 फेज, इसको गैप 2B कहते हैं, गैप 3 नहीं है यहां पर, गैप 2B कहते हैं। ओके, जिसमें सबसे पहले देखो यहां पर हमें दिखाई दे रहा है G1, इसके बाद में S और G2। जब आप इसका टाइम नोट करेंगे तो वास्तव में G1 यहां से शुरू होता है, यहां से शुरू होने के बाद में ये यहां तक चलता है। यानी जो इंटरफेज है जिसमें ये हो गई G1 और ये हो गई S और इसके बाद में G2। G1 फेज कई बार G0 फेज में भी चली जाती है, इसके बारे में हम जानेंगे अभी। शुरू करते हैं सबसे पहले G1 फेज को, जो हमारी सबसे पहले गैप 1 फेज है। गैप 1 जो फेज है उसके बारे में बात करते हैं। G1 फेज आल्सो कॉल्ड फर्स्ट गैप फेज, इसको पहला गैप फेज कहा गया है, या हम कहें प्री डीएनए सिंथेसिस फेज, या हम कहें प्री डीएनए सिंथेसिस फेज। क्यों कहा गया है? क्योंकि G1 के बाद में अवस्था आती है, G1 के बाद में अवस्था आती है S फेज। तो S फेज में क्या होता है? डीएनए का सिंथेसिस होता है, यानी हम कहें डीएनए का निर्माण हो रहा है, डबल हो रहा है डीएनए। तो ये किससे पहले की अवस्था है? ये S से पहले की अवस्था है, इसलिए हम इसको नाम देते हैं प्री डीएनए सिंथेसिस फेज, या हम कहें इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। क्योंकि G1 से पहले
सेल माइटोसिस अवस्था में होती है या एम फेज में होती है, और जीवन के बाद की जो अवस्था है वो एम फेज है। इसलिए हम इन दोनों के बीच की इंटरवल भी कह सकते हैं। ये है इंटरवल, किसके बीच की? एम फेज एंड एस फेज। सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव। इसमें जो कोशिकाएं जितनी भी जो सेल डिवाइड करने वाली होती है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है, उपापचयी क्रियाओं की दृष्टि से वो काफी सक्रिय हो जाती है। एंड कंटिन्यूअसली ग्रो, और लगातार वृद्धि करती है, यानी अपने आकार में भी वृद्धि करती है। इसके अलावा उसमें जितने भी पदार्थ हैं उनका भी फॉर्मेशन होता रहता है। इसमें सिंथेसिस ऑफ आरएनएज एंड प्रोटीन्स, डीएनए रेप्लिकेशन के लिए कुछ जो पदार्थ बनाने होते हैं, सेल को डिवीजन की अवस्थाओं में जो प्रोटीन आरएनएज जो चाहिए होते हैं वो जीवन फेज में सिंथेसिस हो रहे होते हैं। या हम कहें कि जो जीवन फेज है उसमें जितने भी पदार्थ होते हैं वो आगे आने वाली अवस्थाओं के लिए तैयार मटेरियल है, जिसमें वो एस फेज में भी सेल्स उसको काम में लेती है, G2 फेज में भी काम में लेती है, एंड माइटोसिस डिवीजन में जो विभाजन की जो अवस्था है उसमें भी ये काम में लेते हैं। इसमें क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनेल्स, ऑर्गेनेल्स का प्रोडक्शन होता है, जिसमें हम बात करें राइबोसोम्स, राइबोसोम्स का प्रोडक्शन होता है क्योंकि इसको प्रोटीन सिंथेसिस करना होता है। लाइसोसोम्स जो कि सेल ऑर्गेनेल्स हैं, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक्सेप्शन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, यहां पर सिंथेसिस नहीं होते हैं, इनका प्रोडक्शन नहीं होता है। हालांकि कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट एक्चुअली पहले से ही प्रेजेंट हैं, लेकिन इनका और निर्माण यहां पर नहीं होता है। तो इनका निर्माण हम पढ़ेंगे G2 फेज में। G2 फेज में माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का निर्माण होता है। जीवन फेज में जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं उनका निर्माण होता है। सम सेल्स दैट डू नॉट डिवाइड दे एग्जिट फ्रॉम G1। यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि जो कोशिकाएं जो डिवाइड नहीं करना चाहते हैं, जो डिवाइड नहीं करती है, वो क्या करती है? इस जीवन फेज से एग्जिट कर जाती है, बाहर हो जाती है, एंड एंटर इनटू एन इनएक्टिव स्टेज, और वो एक इनएक्टिव स्टेज में प्रवेश कर जाती है, जिसको कहते हैं क्विएसेंट स्टेज। जो क्विएसेंट स्टेज जो होती है इसको हम नोट करते हैं G0 से, यानी इसमें कोशिका निष्क्रिय हो जाती है विभाजन की दृष्टि से, यानी ये इनएक्टिव हो जाती है। अब हम समझते हैं जीवन फेज के बाद में जो अवस्था आती है वो आती है एस फेज, जिसको हम सिंथेसिस, डीएनए सिंथेसिस फेज भी कहते हैं। इसमें क्या होता है? डीएनए रेप्लिकेशन टेक प्लेस इन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए का इसमें रेप्लिकेशन होता है, जो एक कोशिका होती है, एक कोशिका के अंदर जो न्यूक्लियस है उसमें जो डीएनए कंटेंट जो पाया जा रहा है उसका डुप्लीकेशन होता है, यानी उसका रेप्लिकेशन होता है, जिसमें डीएनए की जो डबल हेलिकल स्ट्रैंड है वो ओपन होके दो दूसरे डीएनए का निर्माण करती है, एक से दो डीएनए का निर्माण करती है। सेंट्रियोल आल्सो डुप्लीकेट इन साइटोप्लाज्म। इस अवस्था में सेंट्रियोल भी डुप्लीकेट होता है साइटोप्लाज्म में। हिस्टोन प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज इन एस फेज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, जो डीएनए के साथ जुड़ी हुई जो हिस्टोन प्रोटीन है वो भी इसी अवस्थाओं में, इसी एस फेज में सिंथेसिस होती है। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन एस फेज इक्वल टू G1 फेज। यहां पर हमें ध्यान रखना है कि जो क्रोमोसोम का जो नंबर होगा वो समान होगा, जो एस फेज में जो क्रोमोसोम है उतने ही G1 फेज में रहते हैं। तो बट लेकिन क्या होता है? डीएनए डबल, डीएनए इसमें डबल हो जाता है। 2n क्रोमोसोम इन G1 फेज एंड एस फेज। जो क्रोमोसोम नंबर है वो जो G1 अवस्थाओं में 2n क्रोमोसोम है, यानी डिप्लॉइड जो क्रोमोसोम है वो एस फेज में भी डिप्लॉइड ही रहेंगे, यानी वो भी
2n क्रोमोसोम ही रहेंगे। क्रोमोसोम नंबर क्या होता है, सबसे पहले ये समझते हैं। इक्वल टू नंबर ऑफ सेंट्रियोल। जैसे कि आपको पता है, जैसे ये एक क्रोमोसोम है, इसमें डीएनए एक पाया जा रहा है, ये एक डीएनए है। ऐसे ही इसके समान दूसरा एक और क्रोमोसोम पाया जाता है, इसमें भी डीएनए की डबल हेलिक्स है। ये कंडीशन हो गई। जैसे मान लीजिए कि एक कोशिका में ये 2 क्रोमोसोम है, ये कंडीशन है 2n कंडीशन। अब इसमें क्या होता है, एक और डीएनए की जो लड़ी है या डीएनए स्ट्रैंड है उसका भी फॉर्मेशन हो जाता है। यानी क्रोमोसोम तो उतने ही है, लेकिन उनमें जो डीएनए कंटेंट है वो डबल हो जाता है, डीएनए की मात्रा बढ़ जाती है, क्रोमोसोम नंबर समान रहते हैं। आप इसको सेंट्रोमियर के थ्रू भी काउंट कर सकते हैं। सेंट्रोमियर ये भाग है जहां से एक दूर भाग होता है, जो ये वाला जो क्रोमोसोम का जो काइनेटोकोर है उससे जुड़ने वाली जगह होती है। यानी जैसे ये काइनेटोकोर है, इसको इस तरह समझते हैं, ये है काइनेटोकोर और यहाँ दूर सेंट्रोमियर होता है, उससे ये जुड़ने वाला स्थान होता है। तो काइनेटोकोर जितने होंगे उसके अकॉर्डिंग जो क्रोमोसोम होंगे उनका नंबर डिसाइड होता है। जैसे 1 क्रोमेटिड मतलब 1 डीएनए, ये होता है एस फेज से पहले, एंड 2 क्रोमेटिड मतलब 2 डीएनए। 1 क्रोमेटिड का आशय यहाँ पर ये है, जैसे एक ये जो कहलाते हैं ये है 1 क्रोमेटिड, और अगर इसमें क्रोमेटिड डबल हो जाते हैं, ये हो गए डबल क्रोमेटिड, तो ये कहलाते हैं फिर 2 क्रोमेटिड हो गए। इसका मतलब यहां पर हो गया डबल डीएनए यहां पर पाया जाएगा। ऑल ओवर मीनिंग ये है कि डीएनए डबल एस अवस्था में होता है, लेकिन क्रोमोसोम का नंबर यहां पर डबल नहीं होता है। अब हम समझते हैं G2 फेज। G2 फेज जिसको सेकंड गैप फेज भी कहते हैं, हमने पढ़ा सबसे पहले G1 फेज, इसके बाद में S फेज और S फेज के बाद में G2 फेज, जो कि इंटरफेज अवस्थाओं के ये 3 फेजेज हैं। इसको कहते हैं पोस्ट डीएनए सिंथेसिस फेज, क्योंकि डीएनए सिंथेसिस होने के बाद की ये अवस्था है, इसलिए इसको नाम दिया गया है पोस्ट डीएनए सिंथेसिस फेज। प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड फॉर माइटोसिस। इसमें क्या होता है, जो माइटोसिस की जो गतिविधि होनी होती है, माइटोसिस का जो समसूत्री विभाजन जो होना होता है, उसमें जितनी भी प्रोटीन्स रिक्वायर होती है उनका जो निर्माण होता है वो G2 फेज में होता है। इसके अलावा सेल आल्सो कंटिन्यू ग्रो, और इसके अलावा जो कोशिका होती है वो भी ग्रो करती रहती है, यानी उसमें सेल की जो वृद्धि होती रहती है। फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर, जो तर्कु तंतु होते हैं, स्पिंडल जो फाइबर होते हैं, तर्कु जो तंतु स्पिंडल जो फाइबर है उनका निर्माण भी इसी अवस्था में होता है। डिवीजन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट इंपॉर्टेंट है। जो क्लोरोप्लास्ट और जो माइटोकॉन्ड्रिया है उनका डुप्लीकेशन कहें या इनका डिवीजन कहें, वो इसी अवस्थाओं में होता है। फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, एटीपी का निर्माण तो G1 फेज में भी हो रहा था, एंड यहां पर भी G2 फेज में भी एटीपी का फॉर्मेशन होता है। यहां डायग्राम के थ्रू आप समझ सकते हैं, G1 फेज के बाद में अवस्था आती है S फेज, S फेज के बाद में आती है G2 फेज। मैं आपको बार बार इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए कि आप कई बार एक गलती ये हो जाती है कि G1 के बाद में सीधा G2 फेज में चले जाते हैं, लेकिन ये गलत हो जाता है। G1 फेज के बाद में अवस्था आती है S फेज, S फेज के बाद में आती है G2 फेज, और उसके बाद में जो डिवीजन की जो फेज है वो आती है। यहाँ पर G1 फेज से कुछ कोशिका निकलकर G0 में भी जाती है। G0 यानी वो निष्क्रिय हो जाती है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा, जो नर्व सेल्स होती है, तंत्रिका को जो कोशिका होती है, वो कोशिका विभाजन नहीं करती है, वो G0 फेज में चले जाते हैं। वहां पर विभाजन की जो क्षमता है वो नष्ट हो जाती है। इसके अलावा जो स्केलेटल मसल्स है वहां पर भी ये क्षमताएं कम हो जाती है। अब हम समझते हैं जो हमारी
फेजेज हैं उनको एक बार समराइज के रूप में फिर हम आगे इसको बढ़ाएंगे। सबसे पहले हम समझते हैं G1 से। G1 फेज से हम समझ में आया कि कुछ कोशिकाएं G0 में पहुंच जाती है और G0 में पहुंचने के बाद में हो सकता है कि उनको बाद में मन हो या उनको बाद में कुछ ऐसा स्टिमुलस मिले कि वो वापस G1 फेज में भी लौट कर आ सकती है, यानी वो G0 में जाने वाली कोशिका वापस विभाजन के लिए भी आ सकती है, या कुछ समय के लिए वो हो सकता है कि डिवीजन नहीं करे तो वो G0 फेज में भी जा सकती है। ओके, ये हो गई G0 वाली फेज जिसमें सेल डिवीजन नहीं कर रही है। G1 के बाद में अवस्था आती है S फेज। S फेज में क्या होता है, जो DNA कंटेंट है उसका डुप्लीकेशन होता है। उसके बाद में सेल जाती है G2 फेज में, और G2 फेज में क्या होता है, ये प्रिपेयर करती है अपने सेल को कि ये माइटोसिस के लिए तैयार हो सके, डिवीजन के लिए तैयार हो सके। सेल इसके बाद में माइटोसिस फेज में चली जाती है, यानी डिवीजन फेज में चली जाती है, जिसमें सेल डिवाइड करती है और डिवाइड करके एक सेल से वो दो सेल्स का निर्माण करती है। इस प्रकार से दो प्रकार की कोशिका बनती है। एम फेज में सेल डिवीजन के बाद में जो अवस्था होती है साइटोकाइनेसिस, यानी इसका जो साइटोप्लाज्म है वो भी सेपरेट हो जाता है। अब यहां पर आपने ध्यान दिया होगा कुछ जगह चेक पॉइंट्स लिखे हुए हैं। चेक पॉइंट, अच्छा, जैसे कि हम कहीं से जाते हैं तो हमारी चेकिंग की जाती है, वहां पर चेक पॉइंट बनाए जाते हैं। वो किस लिए बनाए जाते हैं कि कुछ ना कुछ कोई गड़बड़ हो तो उसका पता कर सके। ऐसे ही कोशिका में भी क्या होता है कि अगर सेल में कुछ गड़बड़ चल रही है तो वहां एक स्टेज में वहां पर चेकिंग की जाती है, जिसमें सबसे पहले शुरू होता है, यहां पर से हम देखते हैं G1S चेक पॉइंट, यानी G1 फेज में ये चेकिंग होती है। G1 फेज में ये चेकिंग होती है कि क्या सेल में कोई जो DNA प्रेजेंट है वो डैमेज है, यानी वो क्षतिग्रस्त है या नहीं है, क्या वो S फेज में जा सकता है, या कोशिका में किसी प्रकार की एबनॉर्मलिटीज आ चुकी है, सेल के अंदर जो ऑर्गेनेल्स हैं वो प्रॉपर तरीके से नहीं है, कुछ ना कुछ जो गड़बड़ है वो पूरी तैयारी, अगर सेल पूरी तरह से तैयार होती है तो उसके बाद में ही कोशिका को एस फेज में भेजा जाता है। एस फेज में जाने के बाद में क्या होता है, डीएनए का डुप्लीकेशन हो जाता है। लेकिन जैसे ही सेल G2 फेज में जाती है तो वहां पर भी एक चेक पॉइंट आता है जिसको कहते हैं G2M चेक पॉइंट। इसमें भी सेल्स को जब वो सिर्फ डिवाइड करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ती है उससे पहले कुछ जो प्रोटीन्स होती हैं, कुछ एंजाइम्स होते हैं, उनके द्वारा इसकी चेकिंग की जाती है कि G2M फेज जिसको कह रहे हैं, यानी G2 फेज में ही होने वाली ये चेकिंग है। क्योंकि ये बिफोर द एम फेज है इसलिए यहाँ पर इसको नाम दिया गया है G2M चेक पॉइंट। ये अगर जो हमारा डीएनए कंटेंट है उसमें किसी प्रकार का रेप्लिकेशन के दौरान, एस फेज में रेप्लिकेशन के दौरान अगर कोई विकृति आ चुकी है तो उसको रोकने का काम, यानी इन पॉइंट्स पर सेल डिवीजन होने के लिए, डिवाइड होने के लिए सेल को रोका जा सकता है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे जो हमारी नेक्स्ट फेज है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले एक बार ब्रीफली हम इसको समराइज कर लेते हैं कि हम कौन कौन सी फेजेस हैं। सबसे पहले देखते हैं इंटरफेज। इंटरफेज में हम देख चुके हैं कि G1 फेज आती है, S फेज आती है और उसके बाद में G2 फेज आती है। इस पिक्चर को हमें बहुत ध्यान से देखना है क्योंकि इसी प्रक्रिया को हम आगे पढ़ने वाले हैं। जो विभाजन की जो पर्टिकुलर अवस्था है, इंटरफेज को तो हम जान चुके हैं कि इंटरफेज में G1S और G2 में क्या क्या हो रहा है। सेल पूरी तरह से तैयार हो चुकी है, सेल को अब डिवाइड करना है। तो डिवाइड होने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो केंद्रक है उसके अंदर जो मटेरियल है, क्या है वो मटेरियल, क्रोमोसोम्स हैं, उनको हमें क्या करना पड़ेगा, वो एक जाल के रूप में पाए जाते हैं, उनको हमें कंडेंस करना पड़ेगा, उनको हमें इकट्ठा करना पड़ेगा। तो एक अवस्था होती है, इनको हम समझेंगे पूरे वीडियो में, हम जानेंगे कि किस तरह ये प्रक्रिया होती है। इंटरफेज के बाद में डिवीजन की पहली जो फेज है वो कहलाती है प्रोफेज। इसके बाद में जो अवस्था होती है मेटाफेज, जिसको डिवीजन के आधार पर हम प्रोमेटाफेज भी कह सकते हैं, प्रोमेटाफेज, ये सेकेंड फेज है। इसके बाद में अवस्था आती है एनाफेज।
और एनाफेज के बाद में फोर्थ जो अवस्था होती है वो टीलोफेज है, और टीलोफेज जैसे ही समाप्त होने को होती है साइटोकाइनेसिस की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इस डायग्राम को हम समझने का एक बार प्रयास करते हैं, डिटेल से हम समझेंगे। यहां पर सबसे पहले जो G2 फेज में जो आ चुकी है जो कोशिका, उसमें हम जान चुके हैं कि सेंट्रोमियर का, तो सबसे पहले हम सेंट्रोमियर को पूरी सेल्स में फोकस कर लेते हैं एक बार। सेंट्रोमियर का क्या है, डिवीजन हो चुका है। ये जो दो सेंट्रोमियर हैं ये मिलकर क्या कहलाते हैं, सेंट्रोसोम, जैसा कि आपको पहले वीडियो में भी बताया जा चुका है जिसमें हम सेंट्रोसोम के बारे में पढ़ चुके हैं। और दूसरा यहाँ पर सेंट्रोसोम है, इनमें डिवीजन होता है। तो ये क्या होते हैं, अपोजिट पोल पे माइग्रेट करते हैं। देखो यहाँ पर अपोजिट पोल पर ये दूरस्थ छोर पर ये माइग्रेट कर चुके हैं। आप सभी डायग्राम को ध्यान से देखेंगे तो ये अपोजिट पोल पर माइग्रेट कर चुके हैं। अब हम ध्यान देते हैं इनके जो सेल के अंदर जो डीएनए कंटेंट है उसके अंदर क्या हो रहा है उसके बारे में जानते हैं। ये आपको पता है ये सेल की बाहरी मेम्ब्रेन है, ये सबसे आउटर मेम्ब्रेन जो आपको दिखाई दे रही है ये मेम्ब्रेन है। और जो अंदर की तरफ जो आपको ये जो मेम्ब्रेन जो दिखाई दे रही है ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवलप जिसको कह सकते हैं। और ये छोटा सा जो आपको स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रही है ये है न्यूक्लियोलस। ओके, और इसके अंदर जो आपको डेंस पदार्थ जो बिखरा हुआ पड़ा है वो कहलाता है क्रोमोसोम। ये इस समय अनकंडेंस फॉर्म में है, यानी बिल्कुल बिखरा हुआ है। अब ये क्या होगा, प्रोफेज में इसका कंडेंसेशन शुरू होता है। कंडेंसेशन होने के बाद में ये हमें कंडेंस फॉर्म में दिखाई देते हैं, यानी ये हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देने लग जाते हैं। उसके बाद में जो अवस्था होती है प्रोफेज में क्या है, मेटाफेज में जाएंगे। और मेटाफेज में जैसे ही जाएंगे ये क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल्स, जो कि ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं उनके थ्रू ये इक्वेटोरियल जो पोल्स हैं, जो बीच का जो स्थान होता है वहां पर आने का कोशिश करते हैं, जिसको हम मेटाफेज प्लेट बोलते हैं। ये मेटाफेज प्लेट पर क्रोमोसोम अरेंज हो जाते हैं। उसके बाद में ये दूर दूर चले जाते हैं, अपोजिट डायरेक्शन पे ये खिंच जाते हैं और उनके बीच में एक फरो बन जाती है और इस प्रकार से दो कोशिका का निर्माण होता है। विस्तार से हम अब एक एक प्रक्रिया को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले एम फेज में क्या होता है, इसको कहते हैं हम माइटोटिक फेज या माइटोसिस फेज भी कह सकते हैं यहां पर, क्योंकि हम बात कर रहे हैं समसूत्री विभाजन की। और समसूत्री विभाजन में क्या होता है, एक कोशिका से दो कोशिका का निर्माण होता है और जिनमें गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है। क्या होता है एम फेज में, इन एनिमल सेल माइटोटिक सेल डिवीजन इज सीन इन डिप्लॉइड सोमेटिक सेल। जो समसूत्री विभाजन होता है वो द्विगुणित कायिक कोशिका में संपन्न होता है। जो जंतु कोशिका होती है उनमें, जंतु कोशिकाओं में क्या हो रहा है, एनिमल सेल्स में क्या हो रहा है, जो सोमेटिक डिप्लॉइड सेल्स हैं उनमें माइटोसिस डिवीजन संपन्न होता है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि कुछ प्लांट्स जो सेल होती है उनमें माइटोटिक जो यानी माइटोसिस जो डिवीजन है वो हैप्लॉइड सेल में भी हो सकता है। हैप्लॉइड सेल और डिप्लॉइड में तो होता ही होता है, ये आप बात ध्यान रखेंगे। इन दिस फेज सेल रीऑर्गेनाइज ऑल देयर कंपोनेंट्स। इस फेज में सेल अपने जितने भी ऑर्गन्स हैं, जितने भी इसमें कंपोनेंट्स हैं उनको ऑर्गेनाइज करती है, या हम उसको कहें रीऑर्गेनाइज करती है एक्चुअली, क्योंकि वापस उनको समेटना होता है, जिसमें पहले बिखरते हैं और फिर वापस ऑर्गेनाइज होते हैं। इस फेज में सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोफेज के बारे में, फिर हम बात करेंगे मेटाफेज के बारे में, फिर एनाफेज एंड लास्ट में हम बात करेंगे टीलोफेज के बारे में। और टीलोफेज के बाद में आप जानते हैं साइटोकाइनेसिस की जो अवस्थाएं हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। जो ये चारों अवस्थाएं हैं इनको हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस क्योंकि ये डीएनए के विभाजन से, न्यूक्लियस के विभाजन से संबंधित ज्यादा प्रक्रिया यहीं पर संपादित होती है। प्रोफेज ये सबसे लंबी अवस्था है और एनाफेज सबसे छोटी अवस्था है। कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे लंबी अवस्था कौन सी होती है, तो आप बताएंगे प्रोफेज, और सबसे कम समय किसमें लगता है, एनाफेज में। एक एक फेज को समझते हैं।
यहाँ पर हम बात करते हैं G1 एस फेज एंड G2, ये आपको समझ में आ गया। अब हम समझने वाले हैं सेल डिवीजन की जो अवस्थाएं हैं जो प्रोफेज से शुरू होती है, मेटाफेज, एनाफेज एंड लास्ट की जो अवस्था है वो टीलोफेज है। ये हो गई कैरियोकाइनेसिस की अवस्थाएं। कैरियोकाइनेसिस के बाद में अवस्था आती है साइटोकाइनेसिस की। बार बार आपको ये चीज़ समझाने का तात्पर्य यही है कि आप इस चीज़ से पूरी तरह से फेमिलियर हो पाएं। अब हम समझते हैं सबसे पहली माइटोटिक डिवीजन की जो सबसे पहली अवस्था है प्रोफेज के बारे में। प्रोफेज जो कि समसूत्र विभाजन की पहली अवस्था के रूप में हम यहाँ पढ़ रहे हैं, यह है सबसे लंबी फेज है। सबसे लंबी फेज सभी फेजेज में नहीं होकर ये जो माइटोटिक डिवीजन की सबसे लंबी फेज के रूप में जानी जाती है, यानी डिवीजन की सबसे लंबी अवस्था है। कौन कौन सी? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज में सबसे लंबी अवस्था प्रोफेज है। अब इस बात को ये कंसिडर नहीं करेंगे कि जैसे G1 एस एंड G2 जो फेजेज हैं उनसे कंपेयर इसको नहीं करेंगे, क्योंकि पूरी जो इस प्रक्रिया में लगभग जितना भी समय लगता है वो 5% समय लगता है माइटोटिक की जो अवस्थाएं हैं, प्रोफेज हो चाहे वो मेटाफेज हो, एनाफेज एंड जो टीलोफेज जो अवस्थाएं हैं, इन चारों अवस्थाओं में कुल समय ही सिर्फ 5% लगता है, 5% ही समय लगता है। इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम, इसमें जो क्रोमोसोम जो क्रोमेटिन जाल के रूप में कोशिका के अंदर जो पाए जा रहे हैं उनमें कंडेंसेशन संघनन की जो प्रक्रिया होगी वो यहाँ पर शुरू हो जाती है। कंडेंसेशन से आसपास जो क्रोमेटिन जाल के रूप में फैले हुए थे अब वो क्या है प्रॉपर अरेंज होना शुरू हो जाते हैं। सेंट्रियोल बिगिन टू मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल ऑफ सेल, जो सेंट्रियोल जो पाए जाते हैं, जो सेंट्रियोल जो छोटे छोटे जो सेंट्रियोल पाए जा रहे थे ये क्या होते हैं, ये अपोजिट पोल की तरफ मूव करने लग जाते हैं, दूर जाने शुरू हो जाते हैं। क्रोमोसोमल कंटेंट कंडेंस टू फॉर्म कॉम्पैक्ट डीएनए, क्रोमोसोमल जो डीएनए है या क्रोमोसोमल जो कंटेंट है वो क्या है कंडेंस होना शुरू हो जाता है और कॉम्पैक्ट क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करते हैं। क्रोमोसोम सीन एज फॉर्म ऑफ क्रोमेटिड एंड अटैच विथ सेंट्रोमियर, इसमें जो क्रोमोसोम है वो क्रोमेटिड के रूप में दिखाई देने लग जाते हैं, यानी इस तरह से हमें दिखाई देने लग जाते हैं, ये है क्रोमेटिड, और ये अटैच हो जाते हैं, दूर जो सेंट्रियोल है उससे ये अटैच हो जाते हैं और दूर जो सेंट्रियोल है जो काइनेटोकोर इसमें भी जोड़ने का काम करते हैं, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स के द्वारा जुड़ते हैं। इसकी जो कुछ फेजेस को डिवाइड करके भी पढ़ सकते हैं, कई बुक्स में ऐसा भी दे रखा है अर्ली प्रोफेज, यानी जस्ट G2 के बाद में जब कोई फेज शुरू होती है, क्योंकि इनके बीच में ऐसी कोई लाइन तो है नहीं कि वो प्रक्रिया अब शुरू हो रही है ये शुरू हो रही है, इनके बीच में ट्रांजिशन स्टेज होती है। जैसे ही G2 फेज खत्म हो रहा होता है प्रोफेज चालू हो जाता है, तो इसलिए इसको नाम दिया गया अर्ली प्रोफेज। इसके बाद में मिडिल फेज एंड बाद में आती है लेट प्रोफेज, यानी लेट प्रोफेज के जस्ट जैसे ही खत्म हो रहा होता है मेटाफेज अवस्था चालू हो जाती है। तो अर्ली प्रोफेज में क्या होता है, क्रोमेटिड जो थ्रेड के रूप में थे, जो धागे नुमा थी, वो सेपरेट हो जाते हैं और इनमें जो कॉइलिंग यानी इनमें जो आपस में ये कुंडलित होते हैं, प्लेक्टोनेमिक कॉइलिंग इनमें पाई जाती है। इसमें कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का कंडेंसेशन होता है। मिडिल प्रोफेज में क्या होते हैं, ये और भी ज़्यादा कंडेंस हो जाते हैं। और लेट प्रोफेज में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस डिसअपियर। जो ये सेल है, डायग्राम के थ्रू हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। ये एक सेल है और जो अंदर की तरफ जो हमें दिखाई दे रहा है ये है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम पहले किसी कोशिका में जाल के रूप में पाए जाते हैं, जैसा कि आप यहाँ ऊपर डायग्राम में देखिए, इस तरह ये जाल के रूप में हमें दिखाई देता है, बिल्कुल जाल, बिल्कुल कोई नेटवर्क हो उस तरह से। इनका धीरे धीरे कंडेंसेशन शुरू होता है, यानी ये इस तरह अलाइन होना शुरू हो जाते हैं। ये है अर्ली प्रोफेज की बात। उसके बाद में जो इसकी ये न्यूक्लियस है, तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाती है। इसके साथ में जो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, दो लेमिन्स हैं, वो
टूट जाते हैं, उनमें फॉस्फोराइलेशन होने से फॉस्फोराइलेशन की जो प्रक्रिया हो जाती है उसके बाद में ये मेम्ब्रेन हट जाती है, यहाँ से डिसअपियर होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा जो इसके अंदर जो न्यूक्लियोलस जो प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर, केंद्रिका जो है वो भी डिसअपियर यहाँ पर होना शुरू हो जाती है, यानी वो भी हमें दिखाई देती नहीं है। क्रोमोसोम आप देख रहे होंगे, पहले ये जाल के रूप में थे, अब इसके बाद में ये बिल्कुल कंडेंस के रूप में हमें दिखाई दे रहे हैं। ये अवस्था है लेट प्रोफेज। इस प्रोफेज के बाद में जो दूसरी अवस्था आती है वो है मेटाफेज। जैसा कि हम कई बार पढ़ते हैं कि मेटाफेज प्लेट पर क्रोमोसोम अरेंज हो गए, ये वही वाली अवस्था है जिसमें एक कोशिका के बीच में वो कैसे भी हो, वो क्रोमोसोम जितने भी होंगे वो बीच में अरेंज हो जाते हैं, सेल के बीच में अरेंज हो जाते हैं। इसमें क्या होता है, कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप मार्क द स्टार्ट ऑफ माइटोसिस। कैसे पहचान करें कि माइटोसिस शुरू हो चुका है, तो इसकी पहचान यही रहती है जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है या न्यूक्लियर एनवेलप यानी न्यूक्लियस के चारों तरफ जो आवरण है वो पूरी तरह से हमें दिखाई नहीं देता है, बिल्कुल भी उसके अवशेष भी हमें दिखाई नहीं देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि मेटाफेज शुरू हो चुका है। क्रोमोसोम आर स्प्रेड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल्स। अब कहाँ आ गए, जब मेम्ब्रेन ही खत्म हो गई तो क्रोमोसोम साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं। अब साइटोप्लाज्म में आ गए, अब उनके लिए आगे की प्रक्रिया शुरू होती है। कंडेंसेशन प्रोसेस इज कंप्लीटेड। मेटाफेज में क्या होता है, जो क्रोमोसोम है उनमें कंडेंसेशन यानी संघनन की जो यानी वो एक साथ इकट्ठे होने की जो प्रक्रिया है वो कंप्लीट हो जाती है। इस प्रक्रिया में होगा क्या, जब क्रोमोसोम जो छोटे छोटे क्रोमेटिन फाइबर्स के रूप में रहते हैं वो क्रोमोसोम के रूप में हमें दिखाई देते हैं। मीन्स क्लियर ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप। उनको हम माइक्रोस्कोप के अंडर इजीली हम देख सकते हैं। देखो, हम सेल को आपको यहाँ पर हमने लिखा है कि क्लियर अंडर ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप। ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि ये हम जनरली माइक्रोस्कोप के अंडर में भी जब हम क्रोमोसोम को, जब सेल इंटरफेज अवस्था में रहती है, ध्यान देंगे आप लोग, जब इंटरफेज अवस्था में जब कोशिका रहती है तो हमें क्रोमोसोम फॉर्म में वो नहीं दिखाई देते हैं, वो क्रोमेटिन फाइबर के रूप में पाए जाते हैं। लेकिन जैसे सेल डिवीजन प्रोसेस स्टार्ट होती है तो इस फेज में ये संघनन होने की जो उनको कंडेंस होने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और मेटाफेज में क्या होता है, ये बिल्कुल अच्छी तरह से कंडेंस फॉर्म में हमें दिखाई देते हैं। तो हमें अगर मॉर्फोलॉजी की स्टडी करनी है, यानी जो क्रोमोसोम है, इन दिस स्टेज मॉर्फोलॉजी ऑफ द क्रोमोसोम इज मोस्टली इजी स्टडी। अब हमें जो मेटाफेज की जो अवस्था है, मध्य अवस्था जो है विभाजन की, उसमें क्रोमोसोम की आकारिकी की हमें अध्ययन करना है, तो वो सबसे बेस्ट स्टेज है मेटाफेज। यानी मेटाफेज वो अवस्था है जिसमें हम क्रोमोसोम को स्टडी के लिए चूज करते हैं। क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स। ये हमें पता चल गया कि जैसे ये क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है और इसमें कितने हो गए, ये जो आपस में कहलाते हैं ये सिस्टर क्रोमेटिड कहलाते हैं। सिस्टर क्रोमेटिड, क्योंकि यहाँ पर इनके बीच में किसी जेनेटिक एक्सचेंज तो होता नहीं है, समान प्रकार की डीएनए की कॉपी बनती है। एंड क्रोमेटिड्स आर हेल्ड टुगेदर विथ सेंट्रोमियर, और ये दूर जो सेंट्रोमियर होगा उससे जुड़े हुए रहेंगे। जैसे कि डायग्राम में आप देख रहे होंगे, ये जो आपको पार्ट दिखाई दे रहा है ये है सेंट्रियोल, और ये सेंट्रियोल किसके साथ में अटैच है, जो बीच में आपके यहाँ पर जो क्रोमोसोम के जो सेंटर में जो पार्ट होता है, एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, उसको कहते हैं काइनेटोकोर। और जो काइनेटोकोर है वो माइक्रोट्यूब्यूल से जुड़ी हुई संरचना है, काइनेटोकोर। काइनेटोकोर इज ए साइट एट विच स्पिंडल फाइबर अटैच विथ क्रोमोसोम्स। यहां से ये किससे जुड़ गए, ये हैं जो आपको दिखाई दे रही है, ये तो है स्पिंडल फाइबर्स, और ये है हमारा सेंट्रियोल, और ये है अपने क्रोमोसोम, और इनके बीच में जो भाग है ये कहलाता है काइनेटोकोर कहलाता है। क्रोमोसोम आर मूव टू स्पिंडल
इक्वेटर एंड मेड मेटाफेज प्लेट। इनकी वजह से जैसे जैसे ये इनको अरेंज कर देते हैं, जो क्रोमोसोम है उनको एक, ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है, स्पिंडल जो फाइबर्स है, एक्चुअली जो स्पिंडल फाइबर है वो माइक्रोट्यूब्यूल से बने हुए होते हैं। तो इनके ये क्या करते हैं, एक लाइन में इनको अरेंज कर देते हैं, जितने भी क्रोमोसोम हैं उनको एक लाइन में अरेंज करके ये फॉर्मेशन करते हैं मेटाफेज प्लेट का। अब हम समझते हैं एनाफेज को। एनाफेज स्मॉलेस्ट फेज है, सबसे छोटी अवस्था है। इसमें क्या होता है, ईच क्रोमोसोम्स अरेंज एट द मेटाफेज प्लेट इज स्प्लिट साइमल्टेनियसली एंड टू डॉटर क्रोमेटिड्स। इसमें क्या होता है, जो क्रोमोसोम है जो कि मेटाफेज यहां पर अरेंज थे, ये स्प्लिट हो जाते हैं। स्प्लिट, जैसा कि आप इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, ये जो डायग्राम है इसमें क्रोमोसोम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इस तरह से रहते हैं, इस तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। ये क्रोमोसोम, ये सेकंड क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम क्या है, अपोजिट पोल पर मूव करते हैं, जैसे डायग्राम में यहाँ पर हम इससे समझते हैं। ये जो क्रोमोसोम था एक तरफ इस तरफ आ गया एक क्रोमोसोम, और इसी का जो दूसरा समान प्रकार का था वो इस तरफ आ चुका है। यानी ये यहां पर इनका अरेंजमेंट था और यहां से मूव करके ये अपोजिट पोल्स पर चले गए हैं। तो अपोजिट पोल पर जो जाने की, यहां से मेटाफेज प्लेट से ये इस अवस्था में जब जा रहे हैं, इसको हम नाम दे रहे हैं एनाफेज स्टेज। इसमें क्या होता है, डॉटर न्यूक्लियाई माइग्रेट टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स। इसमें जो डॉटर जो न्यूक्लियाई है या छोटे छोटे जो इसमें जो हमारे जो पदार्थ बने हैं वो सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं अवे फ्रॉम द इक्वेटोरियल प्लेट। सेंट्रोमियर स्प्लिट, अब जो सेंट्रोमियर है वो भी स्प्लिट हो जाता है। क्रोमोसोम्स डबल, क्रोमोसोम अब डबल हो जाते हैं। इस अवस्था में क्रोमोसोम डबल हैं क्योंकि इनके बीच में अभी यहाँ पर क्रोमोसोम ये संख्या में 4n की अवस्था है। हम कहें 4n की अवस्था कैसे हो गई, क्योंकि 2n क्रोमोसोम ऊपर है और 2n क्रोमोसोम नीचे की तरफ है। और इस समय क्योंकि इनके बीच में कोई फिक्स लाइन का फॉर्मेशन अभी नहीं हुआ है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं हुआ है, तो ये अवस्था कुछ समय के लिए 4n अवस्था शो करती है। अब हम समझते हैं लास्ट जो अवस्था है माइटोसिस की, समसूत्री विभाजन की, ये है फाइनल स्टेज ऑफ माइटोसिस, अंतिम अवस्था है। क्रोमोसोम्स रीच देयर अपोजिट पोल्स, इसमें वो पूरी तरह से अपोजिट पोल पर पहुंच जाते हैं। एंड डीकंडेंस्ड, अब क्या होते हैं वो धीरे धीरे, जब इसमें एक्चुअली जो प्रोसेस होती है टेलोफेज में, वो प्रोफेज की ठीक अपोजिट प्रक्रिया होना शुरू हो जाती है। जैसे प्रोफेज में हमने जाना कि कंडेंसेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, लेकिन यहां पर प्रक्रिया शुरू होती है डीकंडेंसेशन की। प्रोफेज में जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो धीरे धीरे हमें डिवाइड हो जाते हैं और दिखाई नहीं देते हैं। इसमें वापस सेल ऑर्गेनेल्स फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। मींस ये कुछ ऊपर एक सेल में चले जाते हैं और कुछ ऑर्गेनेल्स दूसरे में चले जाते हैं। जैसे न्यूक्लियस, यहाँ सेपरेशन होना शुरू हो जाता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स रिफॉर्म होना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा न्यूक्लियर एनवेलप असेंबल्स, जो केंद्रक का जो आवरण था, ये जो केंद्रक का आवरण है, ये केंद्रक का जो आवरण है ये फिर से बनना शुरू हो जाता है अराउंड द क्रोमोसोम क्लस्टर। इसमें क्रोमोसोम के क्लस्टर रहते हैं जो कि अब इनके चारों तरफ न्यूक्लियर एनवेलप का फॉर्मेशन हो जाता है। अब तक तो यहाँ पर एक ही सेल के बीच में एक ही जो में ये मेम्ब्रेन है एक ही पाई जा रही है। मींस इस समय क्या हुआ, क्रोमोसोम, एक्चुअली क्रोमोसोम तो डिवाइड हो चुके हैं, क्रोमोसोम डिवाइड हो चुके मतलब कैरियोकाइनेसिस की प्रक्रिया तो हो चुकी है, लेकिन जो अभी मेन प्रोसेस है जो साइटोकाइनेसिस की, यानी इसमें क्या होगा, जो यहाँ पे जो लिक्विड भरा हुआ है वो भी अब डिवाइड करेगा। अब उस प्रक्रिया के बारे में समझते हैं जो है साइटोकाइनेसिस। अब हम समझते हैं साइटोकाइनेसिस की प्रक्रिया को। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, जो साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड होगा। अब क्रोमोसोम तो डिवाइड हो चुके हैं, यानी कैरियोकाइनेसिस की प्रक्रिया तो कंप्लीट हो चुकी है। अब साइटोकाइनेसिस में क्या होगा, द सेल इटसेल्फ डिवाइड इनटू 2 डॉटर सेल्स। सेल अब 2 डॉटर सेल्स में बनेगी। अब तक तो सिर्फ क्रोमोसोम ही सेपरेट हुए थे बाय सेपरेटिंग प्रोसेस, और ये सेपरेटिंग प्रोसेस किस माध्यम से हो सकती है, ये इन एनिमल सेल्स, जंतु कोशिका में क्या होता है, दिस इज अचीव बाय ए
कॉन्स्ट्रिक्शंस और फरो इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो जैसे सेल इस तरह से डिवाइड हो रही थी, इसमें जो ये इन प्लाज्मा जो मेम्ब्रेन है उसमें एक कॉन्स्ट्रिक्शन संकीर्णन शुरू हो जाता है और ये धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ जाती है और एक दूसरे से जुड़ जाती है। यानी शुरू में क्या है, इसमें एक सिर्फ कॉन्स्ट्रिक्शन आता है, यहाँ पर एक थोड़ा सा संकीर्णन यहाँ आता है और ये धीरे आगे बढ़ता रहता है अपोजिट, और फिर आके मिल जाते हैं। लेकिन ये जो प्रक्रिया है वो प्लांट्स में अलग प्रकार से होती है, वो सेल प्लेट के माध्यम से संपन्न होती है। यानी उसमें क्या होता है, अब ब्रीफली जान रहे हैं इस प्रक्रिया को। जो सेल होती है इसके बीच में कुछ पदार्थ इकट्ठे हो जाते हैं और वो एक प्लेट का फॉर्मेशन करके इसको सेपरेट करने का काम करते हैं। इन सम सेल्स, कुछ सेल्स में क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलो बाय साइटोकाइनेसिस। कुछ कोशिकाओं में केंद्रक का विभाजन तो हो गया, यानी क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन तो हो चुका होता है, लेकिन जो साइटोप्लाज्म है उसका डिवीजन नहीं होता है। सो एज ए रिजल्ट मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन अराइज। इससे क्या होता है, कोशिका में ज्यादा न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाता है एंड इस कंडीशन को कहते हैं सिंसियम कंडीशंस, यानी मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन कहते हैं। इस प्रकार आप डायग्राम में देख रहे होंगे, ये एक प्रॉपर पूरी दो सेल का फॉर्मेशन हो चुका है। एक सेल से दो सेल का निर्माण हो चुका है, जिसमें एक सेल ये है और दूसरी सेल ये है। अब हम समझते हैं साइटोकाइनेसिस हो गया, इसके बाद में हम बात करते हैं ऑल ओवर, एक बार समराइज कर लेते हैं इस प्रक्रिया को। माइटोसिस में क्या होता है, पेरेंटल जो 2n सेल है, 2n सेल डिप्लॉइड सेल है, 2n का मतलब हो गया द्विगुणित कोशिका, डिप्लॉइड सेल्स। अब डिप्लॉइड सेल्स में क्या होगा, शुरू में एक क्रोमोसोम्स प्रोफेज में जाएंगे, इनका डुप्लीकेशन होगा, फिर मेटाफेज प्लेट पर अरेंज हो जाएंगे, उसके बाद में ये अपोजिट पोल पर डायरेक्ट करके दो डॉटर सेल का निर्माण करेंगे। इसमें हमें ये बात ध्यान रखनी है कि इसमें जो सेपरेट होते हैं, क्रोमेटिड सेपरेट होते हैं, मींस जो हमने ये क्रोमोसोम जो है, डिप्लॉइड जो क्रोमोसोम है, इसमें सेपरेशन इस तरह से होता है, तो ये क्रोमेटिड सेपरेशन है। जबकि हम जब मियोसिस पढ़ेंगे तब हम जानेंगे कि वहां पर होमोलोगस क्रोमोसोम का सेपरेशन होता है और उसके बाद में होता है क्रोमेटिड का सेपरेशन। अब हम समझते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, यानी माइटोसिस का महत्व क्या है। माइटोसिस का महत्व ये है, माइटोसिस हम जान चुके हैं कि माइटोसिस की जो प्रक्रिया है वो एक कायिक कोशिकाओं में होती है, सोमेटिक सेल्स में होती है। सोमेटिक सेल के अलावा ये जर्म सेल में भी होती है। माइटोसिस समसूत्री जो विभाजन होता है वो इक्वेशनल डिवीजन भी कहलाता है। मतलब इसमें क्या होता है, समान प्रकार के गुणसूत्र का फॉर्मेशन होता है। एक कोशिका अगर 2n अवस्था में रहती है तो डिवाइड करके जो दो सेल बनाती है उनमें भी क्रोमोसोम के नंबर 2n ही रहते हैं, यानी इसको इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। इट्स हैपन इन डिप्लॉइड सेल्स। ये जनरली जो द्विगुणित कोशिका है उनमें संपादित होती है, लेकिन कुछ हैप्लॉइड सेल्स भी होती है, जैसे बीज में, वास्प में और एंड्स में, चींटियों में, ततैयों में और बीज में, मक्खियों में जो होते हैं, वो कुछ हैप्लॉइड सेल्स में भी ये घटना घटित होती है, यानी माइटोसिस की प्रक्रिया होती है। इसके अलावा जब जाइगोट बनता है, स्पर्म और ओवा के मिलने से जब फर्टिलाइजेशन होता है तब जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। और जाइगोट में 2n अवस्था है, हम जानते हैं, स्पर्म n अवस्था है और ये n अवस्था। जाइगोट में आगे जितना भी परिवर्तन विकास होगा, जिसको हम कह सकते हैं कि एम्ब्रियोजेनेसिस या ऑर्गेनोजेनेसिस, कई प्रकार की, यानी इसमें जो सेल्स का फॉर्मेशन होता है वो माइटोसिस की प्रक्रिया के द्वारा ही बनता है, जिसको हम शुरू की अवस्था में क्लीवेज भी कहते हैं। फॉर्म बॉडी फ्रॉम जाइगोट, जाइगोट से बॉडी का निर्माण, शरीर का निर्माण भी होता है। रीजनरेशन, यानी जो पुनरुद्भवन की जो प्रक्रिया है, अपन को कोई घाव हो जाए, अपन का जैसे छोटे एनिमल्स में किसी, जैसे हमने पढ़ा है कि पूंछ अगर टूट जाए, टांग अगर काट दी जाए, छोटे एनिमल्स में, लोअर इन्वर्टिब्रेट्स में, तो उनमें उन चीज़ों का विकास हो जाता है। जैसे अमीबा में रीजनरेशन की पावर पाई जाती है, पोरीफेरेंस में भी पाई जाती है। तो रीजनरेशन की जो पावर है या रीजनरेशन की जो प्रक्रिया है वो माइटोसिस के द्वारा संपादित होती है। ग्रोथ इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज ड्यू टू द माइटोसिस डिवीजन। जो बहुकोशिकीय जो जीव होते हैं उनमें वृद्धि भी कोशिका समसूत्री विभाजन द्वारा ही होती है। टिश्यू रिपेयरिंग,
जो उत्तक मरम्मत होती है, जैसे कि प्रतिदिन हमारी एपिडर्मिस की स्किन रिप्लेस होती है, पूरी नहीं होती, थोड़े थोड़े टुकड़ों में होती है। सेल लाइनिंग ऑफ गट, जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, जो हमारी गट है, उसमें जो सेल लाइनिंग है वो हर दिन रिप्लेस होती रहती है, मीन्स हर दिन उनमें कई लाखों कोशिकाएं हटती है और नई कोशिकाओं का जो फॉर्मेशन होता है वो माइटोसिस के द्वारा होता है। इसके अलावा जो आरबीसी होती है, रेड ब्लड सेल्स है, ब्लड सेल्स में डब्ल्यूबीसी है, आरबीसी है, प्लेटलेट्स है, इनका जो निर्माण होता है वो भी माइटोसिस के द्वारा होता है। यानी ऑल ओवर मीनिंग ये है कि जो कायिक कोशिका है, सोमेटिक जो सेल्स पाई जाती है हमारे शरीर में, उनमें माइटोसिस की क्रिया होती है और उनके द्वारा हमारी सेल्स में ग्रोथ होती रहती है, उनके नंबर बढ़ते रहते हैं। अब हम समझते हैं एक बार इस प्रक्रिया को फिर से एक डायग्राम के थ्रू, जिसमें कलर फोटोग्राफ के थ्रू हम समझते हैं कि ये कैसी अवस्था है। जैसे सबसे पहले अवस्था हो गई, हम जान चुके हैं, इंटरफेज हो गई। इंटरफेज के बाद में प्रोफेज, प्रोमेटाफेज, उसके बाद में मेटाफेज अवस्था आती है, एनाफेज एंड देन टीलोफेज। ये अवस्था है। इस अवस्था में इंटरफेज में हम जान चुके हैं, इंटरफेज में जो 3 अवस्था थी उनके बारे में हम जान चुके हैं, G1, S एंड G2 के बारे में, जिसमें क्रोमोसोम आपको यहाँ पर भी दिखाई दे रहे हैं। फिर इनका एक तरह से कंडेंसेशन शुरू हो जाता है, फिर ये मेटाफेज प्लेट पर आना शुरू हो जाते हैं, फिर मेटाफेज प्लेट पर आ चुके होते हैं, फिर हमें ये एक दूसरे से वापस सेपरेट होना शुरू होते हैं और फिर अलग प्रकार के ये दोनों सेपरेट हो जाते हैं। इस प्रकार मतलब दूर दूर हो जाते हैं। ऑल ओवर ये प्रक्रिया मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा।